साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को उठाते हुए और डीबीटी, जेआरएफ को टारगेट करते हुए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। उसके रिगार्डिंग कुछ और टॉपिक्स जो शॉर्ट में हम कवर कर सकते हैं, उसको भी कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बेसिकली अब यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस लाया हूँ, वो आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टॉपिक है, जिसको हिस्टोन्स या न्यूक्लियोसोम वगैरह जो आप पढ़ते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस थे। ये जो क्वेश्चंस मैंने लगाया है, ये आपका 2022 में 2 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? और इसी से मिलता-जुलता हुआ क्वेश्चन जो कि बहुत पहले ही 2020 के एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको सीएसआईआर, आईसीएमआर वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा-सा पहले टॉपिक को समझ लेंगे, ठीक है? और इसके बाद इस क्वेश्चंस को आके सॉल्व करेंगे। नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। और अभी हमारा कॉन्सेप्ट है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाए, और कुछ जो चीज़ें हैं जो आपको बार-बार रटा दी जाएँ, ताकि एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन जब सामने आए तो आपके दिमाग में कोई भी इफ या बट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो भले ही हो सकता है कि आपको ये टॉपिक्स आते हों, बट एक बार फिर से इसको यहाँ पे समझ लीजिए, और जिनको नहीं आते हैं वो तो समझेंगे ही, बट इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है? तो बिना कोई होशियारी के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और बहुत चीज़ें आपको समझ में आएँगी। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पे कल इन्होंने कुछ और टॉपिक्स पे क्वेश्चन कराए, आज कुछ और क्वेश्चन कराए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि समय कम है और कार्य ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि आपको एग्ज़ाम में मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन्स मिलते हैं, तो थोड़ा-सा आपको इस रिगार्डिंग भी अपने दिमाग को मेंटेन करना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम से दिमाग में फिट कर लीजिए कि इन न्यूमेरिकल्स ही क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगातार पूछे जाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा वेरिएशन लाइए, और इस तरीके से अपनी तैयारी को करिए, ताकि हम समय-समय से समय रहते बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर कर सकें, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे हिस्टोन्स को पढ़ेंगे। हालाँकि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ इस टॉपिक को हम बहुत आसानी से समझ कर चलेंगे। कि सबसे पहली बात ये है कि डीएनए की जो पैकेजिंग होती है, उसी से ये सारी स्टोरी आती है, तो सबसे पहले हम उस चीज़ को समझेंगे। इसके अलावा जब भी डीएनए की बात आएगी, तो मैंने आपको 2 इन्फॉर्मेशन पहले दे रखी है। जो बच्चे यहाँ पर इस चैनल को बहुत पुराने तरीके से फॉलो कर रहे हैं, आईसीएमआर के टाइम से या उसके पहले, तो मैंने ये बता रखा है कि डीएनए अपने नाम में ही बहुत कुछ बताता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात क्या-क्या बताता है, जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं, वो एक बार इस वीडियो को यहीं पर रोक कर उस पॉइंट को लिखें। अगर वो नहीं लिख पाते हैं, तो थोड़ा-सा उनको वापस से जाके चीज़ों को रिकॉल करने की और भी सिंसियरिटी के साथ इस वीडियो और इस चैनल को फॉलो करने की ज़रूरत है। और अगर आप लिख रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब आप अच्छे तरीके से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इस नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। जैसे एन से आपको क्या लिखना था? नेगेटिव। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, डीएनए पे कौन-सा चार्ज होता है? अगर याद करने में समस्या है, तो एन से नेगेटिव होता है, और जब आप जेल चलाएँगे, तो यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि एनोड की तरफ जाएगा कि कैथोड की तरफ जाएगा। तो डीएनए जो होता है, वो आपका एनोड की तरफ जाता है। इसके अलावा डीएनए जो होता है, ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ये भी क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं कि लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इस तरीके से डीएनए की प्रॉपर्टी होती है। डी से ही आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है, ये आपको बताता है। इसके अलावा यहाँ पर ए से आप जोड़ सकते हैं, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है? तो ये कुछ 5-6 बातें तो डीएनए खुद कह रहा है, अपने नाम से ही झलका रहा है कि भाई मेरे को समझ लो, उसमें कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहाँ पर डिटेल में चलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट बेस पेयर इज़ 0.34 नैनोमीटर होता है, या फिर आप इसको 3.4 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपने पढ़ा होगा डीएनए का डबल हेलिक्स जब आप पढ़ते हैं, तो एक कॉइल की जो लेंथ होती है, जब भी आपने पढ़ा होगा, वो आपने 34 एंगस्ट्रॉम में पढ़ा है। तो सबसे पहली बात है कि एंगस्ट्रॉम में भी आपसे पूछा जा सकता है, और नैनोमीटर में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको इसका कन्वर्ज़न भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है? 34 एंगस्ट्रॉम को हम नैनोमीटर में क्या बोलेंगे, और इसके अलावा कोई और भी चीज़ है, मान लीजिए कि जो इसकी यहाँ पर जो ब्रीथ होती है, वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, तो इसको अगर नैनोमीटर में ऑप्शन दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के चले आएँगे, ठीक है? तो इस पहलू को भी आप समझेंगे, जैसा कि यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाया गया है कि नैनोमीटर में दिया है, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका
मतलब ये तो आपका ओवरऑल 34 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन जब आप बिटवीन 2 बेस पेयर में जब आप देखेंगे, ठीक है? उनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद लेंथ ऑफ द डीएनए जो होता है ऑफ ए ह्यूमन डिप्लॉइड सेल का जो होता है, वो जो होता है अगर आप इसको देखेंगे, चूँकि बेस पेयर हमारे में क्या होता है 3.3 इंटू 10 की पावर 9 होता है, जो कि हैप्लॉइड की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे डिप्लॉइड की बात की गई है, तो क्या हो जाएगा 2 को 3.3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.6 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर में, ठीक है? तो ये डिप्लॉइड का बेस पेयर हो जाता है और ये आपने जो उसकी डायमीटर है उसको आपने लंबाई को मल्टीप्लाई किया तो ये आपको 2.2 मीटर देखने को मिला, राइट? अब ये जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा लेंथ है, जो कि आपका जो न्यूक्लियस है, जो आपके सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसकी जो डायमीटर है या उसका डायमेंशन है वो -6 में है, 10 की पावर -6, समझ रहे हैं? कोई चीज़ आपका 2.2 मीटर है और कोई चीज़ 10 की पावर -6 का मतलब समझ रहे हैं? 0.0000 इस तरीके से। तो यानी कि बहुत छोटा-सा आपका समझ लीजिए कि इस बिंदी से भी छोटा आपका न्यूक्लियस है और इतना लंबा आपका बेस पेयर का जो डीएनए है उसको कॉइल बना के, समझ रहे हैं? उसको उसके अंदर फिट करना है। तो ये जो क्या है, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है सिस्टम के लिए, बट हमारे बॉडी को, हमारे सिस्टम को इतने खूबसूरती से बनाया गया है कि जहाँ पे हर चीज़ का तोड़ है, तो वो चीज़ कैसे की गई है, इसी वजह से डीएनए का पैकेज होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे आपने कई चीज़ें समझ ली, यहाँ पे हमने एंगस्ट्रॉम समझ लिया, लेंथ समझ लिया, ह्यूमन डिप्लॉइड का जो ये लेंथ होता है डीएनए का वो 2.2 मीटर होता है, कैसे आया उस बात को समझ लिया। इसके अलावा जो क्रोमोसोम नंबर है या बेस पेयर है, वो भी आपको हमेशा याद रखना है, राइट? इसी तरीके से अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, तो जहाँ पर भी हम प्रोकैरियोट की स्टडी करते हैं, बेसिकली ई कोलाई में होती है। इनके पास जो आपका बेस पेयर होता है, ये 4.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है। ये भी आपके टिप्स पे होना चाहिए और इस चीज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1.36 आता है। अब ये भी डीएनए जो होता है, ये बहुत ही लंबा साइज़ का डीएनए हो जाता है, जो कि ई कोलाई जो कि 1 माइक्रोमीटर का तो केवल ई कोलाई है, समझ रहे हैं? तो अब कैसे इसको रखा जाए, यही चैलेंज है। और डीएनए जो होता है ये आपका एसिडिक होता है, जो हमने अभी आपको समझा दिया। ए से आपको क्या करना है, एसिडिक जोड़ लेना है, ठीक है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चूंकि जो आपका डीएनए पर जो ये एसिडिक है, ये आपका एसिडिक नेचर क्यों है? तो एसिडिक क्यों है? क्योंकि इस पे फॉस्फेट ग्रुप जो लगा होता है उसकी वजह से, मतलब जो आपका फॉस्फेट ग्रुप PO3 माइनस होता है, थोड़ा सा बैक जाके हम आपको नेक्स्ट टाइम जो डीएनए के बारे में ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराएँगे, जहाँ पे उस चीज़ को क्लियर करेंगे कि क्यों इस पे एसिडिक चार्ज आया है। तो इसका जो रीज़न होता है, ये आपके फॉस्फेट के कारण होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये हो जाता है। इसके बाद कॉम्पैक्शन अकर बाय फोल्डिंग एंड अटैचमेंट ऑफ डीएनए विद द बेसिक प्रोटीन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इस पे एसिडिक चार्ज है तो आपको कोई को रिएक्शन कराना है तो कैसे होगा? एसिड का रिएक्शन आप बेस से कराएँगे, यही तो कराएँगे। तो यानी कि आपको कुछ बेसिक प्रोटीन चाहिए होगी जो आके उससे बाइंड करे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पॉलीअमाइन्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अमाइन जो होते हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट? और हिस्टोन एक टेक्निकल प्रोटीन है जिसको हिस्टोन बोलते हैं, जो कि यूकैरियोट में होता है। याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यूकैरियोट्स में हम आते हैं जिनको हम ह्यूमन बोलते हैं, और एच से ह्यूमन का एच उठाइएगा और एच को एच से जोड़ दीजिएगा। तो अब आप गलती नहीं करेंगे और प्रोकैरियोट्स में पी रहेगा और पी रहेगा, समझ रहे हैं? तो कुल मिला के यहाँ पे नेगेटिव प्रोटीन थी, ठीक है? डीएनए जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज है, तो कोई भी चीज़ आपको ऐसा चाहिए जो पॉजिटिव हो और इससे आके बाइंड कर ले, यानी कि वो बेसिक नेचर का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका हिस्टोन कह लीजिए या पॉलीअमाइन्स कह लीजिए, ठीक है? यहाँ पर बस एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा जो आप एडिशनली यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है बहुत घुमा के आपसे पूछ लिया जाए, तो स्पर्म की जब आप बात करते हैं, ह्यूमन स्पर्म की बात करते हैं, वहाँ पर जब डीएनए की पैकेजिंग होती है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। वहाँ पर जब स्पर्म की पैकेजिंग होती है, तो वहाँ पर भी आपका बेसिक प्रोटीन ही रहता है, लेकिन उसका जो नाम होता है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है और उसको प्रोटामाइन बोलते हैं। ठीक है? इस बात को याद रखिएगा। तो यानी कि 3 बातें आपको याद रखनी है। एच से ह्यूमन का जोड़ लीजिएगा जो कि आपका हिस्टोन बन जाएगा। प्रोकैरियोट से आपका पॉलीअमाइन बन जाएगा और जो कि आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है, स्पर्म के केस में प्रोटामाइन होता है। ठीक है? ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा वो घुमाएँगे नहीं, राइट?
अब दूसरी बात क्या है, डीएनए की पैकेजिंग जो होती है वो प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है, तो सारा खेल यहीं पर स्टार्ट होता है। तो चूँकि प्रोकैरियोट्स में आपको पता है, प्रोकैरियोट की जब आप डेफिनिशन ही पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमने यही पढ़ा था, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा-सा और ब्रीफ कर देता हूँ कि प्रोकैरियोट्स में जब आपने डेफिनिशन को आपने पढ़ा था तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। मेन डिफरेंस था यूकैरियोट के पास न्यूक्लियस था, समझ रहे हैं? अब प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं था, यही तो मेन डिफरेंस था। अब चूँकि जब इनके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इनके पास क्या है, साइटोप्लाज़्म है। जो भी चीज़ें हैं वो साइटोप्लाज़्म में ही है, तो इसी में ही सारी चीज़ों को कॉम्पैक्ट करना है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, वो फाउंड होते हैं इन द साइटोप्लाज़्म इन द सुपर कॉइल्ड स्टेज में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनको कॉइलिंग करके रखी जाती है। ये कॉइल को मेंटेन कौन करता है? इनके पास चूँकि बेसिक प्रोटीन तो है, लेकिन टेक्निकली इनको क्या बोलते हैं? चूँकि हिस्टोन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? नॉन हिस्टोन बोलेंगे, ठीक है? नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन, समझ रहे हैं? इसको क्या बोला जाता है? पॉलीअमाइन्स बोलते हैं। आरएनए भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। बहुत घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या डीएनए की पैकेजिंग में आरएनए का रोल होता है? तो ये बहुत ही अंदर की बात है। तो हाँ, आरएनए भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये बहुत ट्रू नहीं है कि मतलब आरएनए इन्वॉल्व होगा ही होगा, बट आप बहुत भीतर में जाएँगे, बहुत गहन अध्ययन करेंगे, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आरएनए जो होता है वो इसमें हेल्प करता है, राइट? इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? न्यूक्लाइड बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, प्रोकैरियोट में जब ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है तो इसको न्यूक्लाइड बोला जाता है या जीनोफोर बोला जाता है। तो इस पूरे पैराग्राफ की एक-एक लाइन में क्वेश्चन डिफाइंड है, जो आपसे घुमा के किसी और फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितना भी होगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर 1000 बार इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य जेआरएफ पे आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी ये कंटेंट कहाँ का है, तो इसमें भी कोई बहुत हाई-फाई बात नहीं है। आप नॉर्मल अगर आप एनसीईआरटी की बुक भी उठाएँगे, वहाँ पर भी आपको इतनी लाइन देखने को मिल जाएगी, या कोई भी आप अगर जिस बुक्स को आप फॉलो करते हैं, चाहे वो पाथफाइंडर की बुक हो या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक हो या कोई मेडिकल की बुक हो, एलन की बुक हो, आकाश की बुक हो, कोई भी आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? आराम से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन लिखी है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इतने ही बेसिक इन्फॉर्मेशन से आपसे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं और आप कहीं घबरा जाते हैं। तो ख़ैर इतनी बातें हैं, जो कि यही चीज़ें हो सकता है, बुक्स तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बट उनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ही तरीके से समझाई जा रही हैं, तो इस चीज़ों को समझिए और अपनी तैयारी को इनिशिएट करिए, राइट? तो यहाँ तक अभी हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में समझ लिया, अब हमको समझना है यूकैरियोट्स के बारे में कि यूकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ लाइसिन एंड अर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन। तो ऑब्वियस सी बात है, उस दिन मैंने आपको बताया था कि आपको बेसिक प्रोटीन, जब मैंने आपको अमाइनो एसिड पढ़ाया था, मैंने बोला था याद कर लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताया था, बेसिक अमाइनो एसिड जो होते हैं उसका फॉर्मूला लैब होता है, बी से बेसिक होता है, एल से लाइसिन, ए से अर्जिनिन। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि एग्जाम में बहुत घुमाएगा तो आपसे वन अल्फाबेट सिंबल पूछेगा, फिर वहां पे आप फंस जाओगे। इस वजह से वन अल्फाबेट सिंबल भी याद करिएगा। लाइसिन का जो होता है वो के होता है और अर्जिनिन का जो होता है वो आर होता है। ठीक है? एक ऑप्शन में दे देगा एल दे देगा और अर्जिनिन का ए दे देगा, तो मोस्टली बच्चे इसको टिक कर देंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस पहलू को हमने समझ लिया। यूकैरियोट्स में क्या होगा, बेसिक प्रोटीन होगा। अब बेसिक प्रोटीन होगा तो प्रोटीन क्या है भाई? प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। अब अमाइनो एसिड कौन-सा होगा? अगर आपको बेसिक प्रोटीन बनाना है, तो उसमें बेसिक अमाइनो एसिड की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, आपका लाइसिन और अर्जिनिन ज़्यादा होना चाहिए। समझ रहे हैं? बस इम्पोर्टेंट बात हो गई। अब इसमें क्या होता है कि जो इसका बेसिक यूनिट होता है, समझ रहे हैं? जैसे सेल्स जो होते हैं वो आपका बेसिक यूनिट होता है, ठीक है? उसी तरीके से क्या होता है, यूनिट ऑफ कॉम्पेक्शन हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। दीज आर द 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। ये आपको याद रखना होगा। H1 होता है मतलब 1, 2, 3, 4, 2 के 2 वेरिएंट होते हैं, H2A, H2B। हालाँकि एक इसमें एक अलग चार्ट आपको पाथफाइंडर की बुक वगैरह में मिल जाएगा, किसमें कितने परसेंट लाइसिन है, किसमें कितना परसेंट अर्जिनिन है। तो उस पार्ट को आप वहाँ से देखकर कवर कर लीजिएगा। बट इतनी बातें आपके टिप्स पर होना चाहिए। इसमें से जो 4 ऑफ देम जो होते हैं वो अकर इन पेयर्स, मतलब पेयर के फॉर्म में आते हैं, जोड़े के फॉर्म में आते हैं, जो कि हिस्टोन का ऑक्टामर बनाते हैं। 2 कॉपीज़ ऑफ ईच, मतलब H2A, H2B, H3, H4, इनके 2-2 कॉपी जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये 1, 2, 3, 4 और 2-2 कॉपी है, तो यानी कि डबल से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? 8 ही तो हो गया। अरे यार! 2 इंटू 4 क्या होगा? 8 होगा। 8 को क्या बोलोगे?
केमिस्ट्री की भाषा में, ऑक्टा बोलोगे तो इसीलिए जो ये स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टामर बनाता है, जो 4 ऑफ देम अकर्स इन पेयर टू प्रोड्यूस हिस्टोन ऑक्टामर, और इस हिस्टोन ऑक्टामर को क्या बोलते हैं, न्यू बॉडी बोलते हैं या कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर इस टर्म को हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यू बॉडी बोल सकते हैं। राइट, देयर पॉजिटिवली चार्ज एंड्स आर डायरेक्ट आउटसाइड होता है, दे अट्रैक्टेड नेगेटिवली चार्ज स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। ऑब्वियस सी बात है, इनका पॉजिटिव एंड बाहर की तरफ होगा जो डीएनए के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा आप चाहे तो अब यहाँ पे इस फिगर से समझ सकते हैं बेसिकली अब हम क्या बात कर रहे थे, आपको थोड़ा सा यहाँ पे अब दिक्कत आ रही होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए कॉम्पेक्शन का न्यूक्लियोसोम होता है। कहने का मतलब है ये आपका डीएनए है, इस पर आके हिस्टोन के ऑक्टामर, समझ रहे हैं, ये ऑक्टामर ये गोला जैसा बना हुआ है वो आके बाइंड किया, इसके बाद ये हिस्टोन ऑक्टामर जाके रैप कर रहा है, समझ रहे हैं, और बीच में H1 हिस्टोन होता है, ये बेसिकली आपका क्या होता है, लिंकर का काम करता है जो कि जोड़े रखता है, समझ रहे हैं। तो बस ये स्ट्रक्चर है, बाकी इस वाले पार्ट को अभी हम समझते हैं। अबाउट 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए जो होते हैं वो रैप्ड होते हैं, जिसमें एक कंप्लीट टर्न बनाने के लिए कितने टर्न की आवश्यकता होती है, वन, एक सही 3/4। तो इसको और क्या लिख सकते हो, अब इसको भी समझ लीजिए। एक सही 3/4 का मतलब है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 वन जा 4 3 7/4। ठीक है, आप चाहें तो इसको डिवाइड करने का शुरू करेंगे तो 4 वन जा 4 हो जाएगा और 1.75। तो यानी कि ये अगर इस तरीके से दे तो छोड़ के मत आ जाना, यानी कि 1.75 टर्न, समझ रहे हैं, इतना टर्न लगता है, इतना टर्न वो रैप होता है, जिससे वो क्या बनता है, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करता है, जिसमें 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए होते हैं। दिस फॉर्म से क्या होता है, एक न्यूक्लियोसोम का साइज बनता है जिसका साइज इतना होता है। डीएनए प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम के बीच में लिंकर डीएनए जिसको बोलते हैं, इट इज अटैच्ड टू द H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है जो आपका लिंकर का काम करता है। इसको भी मैं रटा दूंगा, घबराने की बात नहीं है। इसके बाद लेंथ ऑफ द लिंकर डीएनए जो होता है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। न्यूक्लियोसोम चेन्स जो होती हैं ये पर्टिकुलर एक अपीयरेंस देती हैं, जिसको बेड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस देती है। ये टेक्निकल टर्म है, इसको याद रखिएगा, मतलब एक तरीके से रस्सी पे मोती जैसा कह सकते हैं कि ये अपीयरेंस देते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कहने का मतलब है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ड्राइव किया जाए कि आपको न्यूक्लियोसोम को देखना है तो कौन से माइक्रोस्कोप को देखोगे, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप पे देख लोगे, ब्राइट फील्ड पे देखोगे, फ्लोरेसेंस पे देखोगे, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पर देखोगे। तो कहाँ पे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखेंगे। द न्यूक्लियोसोम फर्दर क्वाइल्ड होता है जो कि सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में आता है। ये सब टेक्निकल चीजें होती हैं। सोलेनॉइड में क्या होता है, इसका डायमीटर 13 नैनोमीटर होता है, जिससे वो और कॉम्पैक्ट होकर क्रोमैटिन बनाता है। द बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स बनाते हैं, और बाकी ये कंडेंस होते हैं एट मेटाफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो ये एक सेल साइकिल का भी क्वेश्चन आपको मिल गया, हालांकि ये वहां पे बहुत ही आसानी से देखने को मिलता है। कभी भी आपको क्रोमोसोम की अगर आपको मार्फोलॉजी देखनी है तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया स्टेज होता है, एम से एम को जोड़ दीजिएगा, मेटाफेज होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम अगर आपको बढ़िया से अपीयर होंगे कब देखने को मिलेंगे, मेटाफेज स्टेज में जो होता है वो क्रोमोसोम आपको विजिबल होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द पैकेजिंग एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट प्रोटीन्स एसडी की भी आवश्यकता होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये आगे की बात है, जब ये और कॉम्पैक्ट हुए तो इनको कुछ और भी प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है बेसिकली। अब यहाँ पे आप फिगर से समझ सकते हैं, ये आपका डीएनए का बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर था जो कि 2 मिलीमीटर का था। इसको न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में लाया गया जो कि हिस्टोन ऑक्टामर आए। H1 जो था वो आपका लिंकर का काम कर रहा था। थोड़ा सा फिगर ब्लर होगा बट आराम से समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियोसोम का साइज जो है ये आपका 10 नैनोमीटर साइज में आया, मतलब मिलीमीटर से इसको नैनोमीटर में किया गया। फिर ये सोलेनाइड स्ट्रक्चर में आता है, बेसिकली यहाँ पे 6 टाइम्स ये और रैप होता है, 6 टाइम। ठीक है, तब ये सोलेनाइड स्ट्रक्चर में आता है, फिर सुपर सोलेनाइड में आता है, फिर क्रोमैटिड स्टेज में आता है, और फाइनली ये आपका क्रोमोसोम, मतलब 1400 नैनोमीटर, समझ रहे हैं, 14 × 10⁻100, इतना ज्यादा ये कॉम्पैक्ट हो गया है, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से सुपर फोल्डिंग होके यहाँ पे जनरेट हुआ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और दी गई है, इन टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ द क्रोमैटिन जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, समझ रहे हैं, मतलब कुछ हो सकते हैं कि वो ढीले पैक हो उसमें, और उनको हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन बोलते हैं, जो कि स्टेन्स लाइट, मतलब जब उनको आप स्टेनिंग करेंगे तो वो हल्के स्टेन होते हैं। राइट,
द क्रोमैटिन दैट इज़ ए मोर डेंसली पैक्ड होते हैं, जो कि डार्क स्टेन लेते हैं, उनको हम हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है? स्पेसिफिकली यूक्रोमैटिन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव बोलते हैं, मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है, वो आपका यू होता है। और ऑब्वियस सी बात है, आप याद रखिएगा, यू हमेशा ही, जैसे आप यूकैरियोट्स पढ़ते हैं, तो यू बायोलॉजी में कोई भी चीज़ में जब इस्तेमाल होता है, तो यू का मतलब होता है गुड, समझ सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो बेटर हो। तो यानी कि कौन-सा आपको ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब है, कौन-सा डी ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? डीएनए से आरएनए का बनना, तो कौन-सा पार्ट जो होगा, जो ट्रांसक्रिप्शनल में इन्वॉल्व होगा, डीएनए से आरएनए बनाने में इन्वॉल्व होगा, तो कौन-सा इन्वॉल्व होगा? जो आपका लूज़ली पैक्ड होगा, वही तो खुल जाएगा आसानी के साथ। तो यानी कि यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनने के समय यूक्रोमैटिन जो होगा, वो इस्तेमाल होगा, और हेटेरोक्रोमैटिन जो होते हैं, वो आपके इनएक्टिव होते हैं। बाकी स्टेनिंग करने पर कौन-सा लाइट स्टेन देगा, कौन-सा डार्क स्टेन देगा, ये भी आप समझ सकते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी, जो कि बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है? और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, और काफ़ी कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि यहाँ से आज आपका क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए थी, वो क्या समझ में आनी चाहिए थी कि यूकैरियोटिक में हमने बेसिक प्रोटीन को समझ लिया, जो स्ट्रक्चर बना उसको हमने न्यूक्लियोसोम बोला। यहाँ पे 5 टाइप के हिस्टोन होते हैं, H1 होता है, H2A, H2B, H3, H4। इसमें H1 को छोड़ दीजिए, ठीक है? अब आप समझ लीजिए, ऐसे समझ सकते हैं कि H1 क्या है आपका, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ट्रिक बता देता हूँ। H1 जो है वो लिंकर है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में देसी भाषा में समझाऊँगा। मान लीजिए कि किसी घर में 5 बच्चे हैं, ठीक है? या 5 माँ-बाप के 5 बच्चे हैं, लड़के हैं, ठीक है? मान लो कि उनका नाम एच से है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक है? पहला बच्चा बड़ा लड़का ये है, छोटा लड़का है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। तो कहने का मतलब है कि जो लिंकर कौन होगा, मतलब जो सबको जोड़ कर रखेगा। जोड़ कर कौन रखेगा? जो घर का बड़ा बेटा होगा, मतलब आगे चल के जो मुखिया बनेगा माता-पिता की अनुपस्थिति में, या उनके प्रेज़ेंस में भी, जो भी कह लीजिए, तो जो बड़े बच्चे पर क्या होती है, उस पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है। ये बात तो आप एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो आपका H1 था, इनका जो बड़ा लड़का था, वही जो है वो परिवार को जोड़े रखने का काम कर रहा है, वो क्या है? लिंकर है। समझ रहे हैं? अब इससे ज़्यादा आपको क्या समझाया जाए, तो H1 जो होता है, वो आपका लिंकर होता है, और बाकी जो है ये ऑक्टामर बना रहे हैं, मतलब ऐसा गोला बना रहे हैं, मतलब बाकी लौंडे जो हैं, मतलब लड़के जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? खेल कूद रहे हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है? तो ये आपका हिस्टोन हो गया। इसके बाद जब ये बॉड बनाते हैं, तो इसको हम पर्टिकुलर न्यू बॉडी कहते हैं। यहाँ पे आपके 200 बेस पेयर ऑफ द डीएनए होते हैं। टर्न कितना होगा? 1.75 का टर्न होगा। ठीक है? इसमें आपके H1 जो होगा, वो आपका लिंकर का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जब हम देखेंगे, तो ये बेड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस देगा। ठीक है? मेटाफेज स्टेज में ये आपको क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखेगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम की अगर हमें मॉर्फोलॉजी देखनी है, तो हम कौन से स्टेज में जाएँगे? तो हम हमेशा मेटाफेज की तरफ जाएँगे। ठीक है? इसके बाद पैकेजिंग जब होगी है, तो कुछ और भी एसिडिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने देख लिया किस तरीके से ये मिलीमीटर के फॉर्म में था, और किस तरीके से ये नैनोमीटर के फॉर्म में छोटा होता गया है, राइट? ये हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, बहुत ही आसानी से हमको समझ में आ गया। इसके बाद ये आपको समझ में आ गया कि आपके न्यूक्लियस में जो आपके लूज़ली स्टेन होते हैं, उनको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं। तो कुल मिला के जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, वो हमेशा यू होगा, और हेटेरो जो होगा, वो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। अब यहाँ पे अब हम क्वेश्चन्स की तरफ चलेंगे, जो कि इतने इन्फॉर्मेशन से आपके क्वेश्चन जो हैं, वो यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 2020 के क्वेश्चन्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे सीधा पूछा गया, हिस्टोन क्या होते हैं? तो हिस्टोन क्या होते हैं? आर नेगेटिवली चार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन? नहीं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हिस्टोन क्या थे? पॉजिटिवली चार्ज थे, क्योंकि डीएनए पर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव को हमको रैप कराना था। कंटेन हाई अमाउंट ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड, ये बात बिल्कुल सही है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेसिक में कौन से हैं? अर्जिनिन और लाइसिन है। 1 अल्फाबेट सिंबल आपको याद रखना है, एल और के। ठीक है, बाकी और कोई यहाँ पे मतलब की चीज़ नहीं दी गई है। इसके बाद व्हिच स्टोन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोसोम? तो ऑक्टामर कह सकते हैं कौन-सा नहीं बनाएगा? तो इसको समझ सकते हैं, ऑक्टामर मतलब खेले-कूदेगा कौन नहीं कूदेगा? खेले-कूदेगा कौन नहीं खेले-कूदेगा? जो घर का सबसे ज़िम्मेदार लड़का होगा। ठीक है? तो घर का सबसे ज़िम्मेदार लड़का कौन है? जो सबसे बड़ा लड़का है। ठीक है? बड़ा लड़का यहाँ पे कौन है? H1 है। तो H1 जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ सबको बाँधे हुए है, सबको देख रहा है, और बाकी बच्चे जो हैं वो खेल-कूद रहे हैं, अपना तरीके से रह रहे हैं, लेकिन बड़ा वाला जो है वो ज़िम्मेदार है। तो वो न्यूक्लियोसोम यानी कि खेल-कूद में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो कौन-सा है? H1 है। तो ये आपको समझ में आ गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा।
राइट? तो ये बात मैंने आपको समझा दी। इसके बाद 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यूकैरियोट में न्यूक्लियोसोम कंप्राइसेस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन, कौन-कौन से हिस्टोन होते हैं जब आपका न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम का मतलब है आपका न्यू बॉडी कह लीजिए। ऐसे भी पूछ लेगा तो छोड़ के मत चले आना, ठीक है? न्यूक्लियोसोम कहा जाएगा इसको। तो यहाँ पर कौन होता है? H1 तो लिंकर होता है, H1 तो खेल-कूद में आएगा नहीं, यहाँ से ये ऑप्शन कट गया। तो H2A, H2B, H3 एंड H4 तो ये क्या बनाते क्या हैं? यहाँ से ये भी याद रखेंगे, ऑक्टामर बनाएँगे। इनके 2-2 फॉर्म मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 2 H2A के होंगे, 2 आपके H2B के होंगे, 2 आपके H3 के होंगे, कुल मिला के ये 8 बन जाते हैं, ठीक है? इनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टामर बोलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन 2022 में आपका और क्वेश्चन पूछा गया, असर्शन रीजन के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक आपका स्टेटमेंट है और एक उसका रीजन है, कह रहा है कि क्या ये बातें सही हैं। तो असर्शन दिया गया है हिस्टोन बाइंड टू डीएनए विद हाई एफिनिटी। तो भाई सही है भाई, हिस्टोन भाई ऑब्वियस सी बात है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। जब इसमें इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब आप कठिन प्रोसेस समझ रहे हैं, उसको जटिल करके आप जोड़ रहे हैं, तो उनकी जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा ही तो होगा। तो यानी कि उनकी एफिनिटी का मतलब है कि उससे उसके रिएक्शन करने की जो क्षमता है, वो क्या है? वो ज़्यादा है। तो असर्शन जो है वो आपका क्या है? वो आपका ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद कह रहे हैं कि हिस्टोन आर स्मॉल प्रोटीन रिच इन द वैलिन एंड आइसोल्यूसिन। तो वैलिन थोड़े था, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? बेसिक प्रोटीन था। बेसिक कौन था? आपका लैब था। और अगर आप वैलिन भी याद करोगे तो वैलिन मैंने क्या बताया था? वैन बताया था। वीएएन, एन से आपका न्यूट्रल होता है, ए से आपका एलानीन होता है और वी से आपका क्या होता है? वैलीन होता है। वैलीन के ऊपर तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो अगर आप सिस्टम में वैलीन को ले आओगे, हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि एक साइंटिस्ट है, कुछ ऐसे कर रहा है, तो बताओ क्या होगा? तो कुल मिला के क्या होगा, जब वैलीन रहेगा या कुछ आपके न्यूट्रल अमाइनो एसिड रहेंगे, तो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जब आपका अबव स्टेटमेंट है, अब आपको करेक्ट आंसर आपको बताना था, तो क्या हो जाएगा? ए जो है वो ट्रू है और आर जो है वो यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है? तो ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ ये आपका क्वेश्चन लग गया और इनके फाइनल आंसर की में भी ये क्वेश्चन का आंसर यही दिया गया है, 663 का 2651 दिया गया है। तो आशा है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक छोटा-सा पार्ट, जो कि हमने इतने ही पार्ट में हमने डीएनए को भी कवर किया, हमने न्यूक्लियोसोम की भी कवर किया, हमने कुछ बेसिक चीज़ों को समझा, अमाइनो एसिड्स को समझा और डिटेल में तो भैया आपको ही पढ़ाई करनी होगी, ठीक है? क्योंकि परीक्षा आपको देने जाना है, वहाँ पे 3 घंटा वो आपका रहेगा, तो बाकी टाइम जो है वो आपको इन चीज़ों को मैक्सिमम रिवाइज़ करना है, जो कि मैंने आपको बार-बार बताया है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे रिवीजन का खेल सबसे ज़्यादा है। जो जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेगा, जितना ज़्यादा आपके टिप्स पे रहेगा, उतनी चीज़ें हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शायद आपको इसका कॉन्सेप्ट भी पता हो। बट ये चीज़ें जितनी ज़्यादा वहाँ पे अगर आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, समझ रहे हैं? अगर आपने इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा भी समय दे दिया, भले ही आपने सही किया, लेकिन आपने नुकसान किया अपना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है? ताकि इस क्वेश्चन को आप टिक कर लें और आपको फिर क्या करना है, जो आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएँगे, जहाँ पे आपसे जेल चलवाएगा, जहाँ से आपसे बैंड पूछेगा, समझ रहे हैं? वहाँ पे आपको क्या करना होगा, बहुत ही थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो जब यहाँ से आपका समय बचेगा, तब वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँगे, समझ रहे हैं? तो आशा है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और भी टॉपिक्स को समझेंगे। इस तरीके से ये हमारा लक्ष्य जेआरएफ का सीरीज़ चल रहा है। बाकी ये चीज़ें, ये पर्टिकुलर वीडियो, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ आपको नई चीज़ें पता चली हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एप्रिशिएट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।